वेलकम टू मंत्रा क्लासेज। हम लोग बीपीएससी पीआरटी के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। T20 नाम का एक सीरीज चला था जिसमें हम लोग लगभग 25 सेट कंप्लीट करेंगे, जो कि पूरा पीवाईक्यू बेस्ड होगा और पूरा प्रोबेबिलिटी रहेगा कि बदले तो सिर्फ डिजिट बदले, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बदले आपके फाइनल एग्जाम में। आज हम लोग का ये सेट नंबर 8 होगा। 7 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आइए सेट नंबर 8 देखते हैं। सेट नंबर 8 में फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर भुजा का एक घन मोम से बना है। इस घन को पिघलाया जाता है और 3 नए घन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। 3 घनों में से 2 घनों की भुजा का माप क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तीसरे घन की भुजा का माप ज्ञात कीजिए। इसको कहिए कि मेंसुरेशन का अगर सवाल है तो वॉल्यूम बराबर करने वाला सवाल है। जब आप एक चीज से पिघला के दूसरा चीज बनाते हैं, चाहे एक चीज से दूसरा चीज बनाते हैं, तो आप किसका यूज करते हैं? पिघलाने का। आप पिघलाने का प्रोसेस में क्या बराबर करना पड़ता है? वॉल्यूम बराबर करना पड़ता है। तो इसमें घन का इस्तेमाल किया गया है। अब वो जो घन का इस्तेमाल किया गया है उसका भुजा कितना है? 6 सेंटीमीटर है। अगर 6 सेंटीमीटर भुजा वाला आप एक घन लीजिएगा तो उसका आयतन क्या होगा? भुजा का क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो 6 का क्यूब मतलब क्या हो गया? 216। तो आपके पास जो आयतन है, मटेरियल है, वो कितना है? 216 है। आप इस 216 से 3 टुकड़ा किए, मतलब 3 घन बनाए। आप जो 3 घन बनाए हैं उसमें से एक घन जो है, मतलब 2 घन की भुजा दिया हुआ है। क्या है? एक घन है जिसका भुजा 2 सेंटीमीटर है और एक घन बना है जिसका भुजा 4 सेंटीमीटर है, और तीसरा का पता नहीं है। देखिए, अगर एक घन बनाए हैं जिसका भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब उसका आयतन कितना है? 8 सेंटीमीटर क्यूब। 8 हो गया। दूसरा घन बनाए हैं जिसका भुजा 4 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका आयतन हो गया कितना? 4 के पावर 3, 64 हो गया। इसका मतलब आप पूरा 216 जो मटेरियल था उसमें से 8 को और 64 को आप निकाल दिए। इतना आयतन में से इतना आयतन और इतना आयतन का बना दिए, मतलब टोटल 64 प्लस 8 कितना हुआ? 72 हुआ। आप 216 में से 72 मटेरियल का इस्तेमाल कर लिए। आपके पास मटेरियल बचा कितना? 216 माइनस में 72 मतलब कितना? 144। आपके पास अभी 144 आयतन बचा हुआ है। अब इस 144 आयतन का आप क्या कीजिएगा? टोटल तो आप 3 घन बनाए, तो 3 घन में से 2 का तो काम खत्म हो गया, बचा एगो। तो ये 144 जो आयतन है बचा हुआ, ये किसके लिए रहा होगा? वो तीसरा घन के लिए रहा होगा। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा को। तो मान लीजिए कि तीसरा घन का आयतन है, भुजा है ए, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? ए के पावर 3। तो यही आयतन ना बराबर है 144 के। इसी आयतन का ना इस्तेमाल करके ए भुजा वाला बना है। तो ए क्यूब किसके बराबर? 144 के बराबर। पूछा है घन की भुजा। घन की भुजा हम क्या माने? ए। तो ए का मान कैसे निकलेगा? अभी रूट अंडर लग जाएगा, इसका घन मूल निकाल दीजिए। 144 का घनमूल निकालिए, वही आंसर होगा। सीधा सीधा तो 144 का घनमूल होता नहीं, लेकिन ऑप्शन में सीधा घनमूल 144 लिखा हुआ है। जो आप यहाँ 3 देख रहे हैं यहाँ होना चाहिए था, यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। 144 का जब आप वर्गमूल निकालते हैं तब 12 गुने 12 आता है। तो हाँ, 12 गुने 12 करिएगा, उसका फिर करिएगा तो 3 गो में से वो छाटिएगा तो कुछ निकलेगा। लेकिन ऑप्शन डायरेक्ट यही दिखा, तो जरूरी है कि हम फैक्टर करके 3 में से एक को बाहर निकाल के चेक करें। डायरेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है। फर्स्ट क्वेश्चन था घन पर और एक घनाभ पर। एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12, 5, 9 है, उसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? घनाभ का विकर्ण का सीधा सूत्र होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप लगाइए, विकर्ण निकालना है तो एल स्क्वायर कितना होगा? 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। अब इस पे क्या लगता है? रूट लगता है। यही निकल के आ जाएगा क्या? विकर्ण। 144, 25 और 81 को जोड़िए। 1, 5, 6, 4, 10 के 0 हासिल 1, 8, 1, 9, 2, 11, 4, 15 के 5 हासिल 1, 1, 1, 2 हो गया 250। इसका मतलब क्या आ गया? 250 आ गया विकर्ण का लंबाई। अब फिर रूट में से निकालिएगा तो निकलेगा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। स्पष्ट है कि 25 गुने 10 लिखा हुआ है, तो 5 बाहर आएगा ही आएगा।
लेकिन आप ऑप्शन में देखिए सीधा लिखा हुआ है √250, तो सीधा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो ये संभव है कि कभी कभी एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं करना पड़े, वहीं से ऑप्शन दिया हुआ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन यदि इसकी लंबाई 40% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है निम्न होगा। कहने का मतलब क्या है, आपके पास क्या है, एक आयत है, आयत के आप लंबाई में भी परिवर्तन कर दिए, चौड़ाई में भी परिवर्तन कर दिए। तो जब आप लंबाई में चौड़ाई में परिवर्तन करिएगा तो स्वाभाविक बात है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, देखिए लंबाई में 40% की वृद्धि किए हैं, और जब लंबाई में 40% की आप वृद्धि करिएगा तो क्या हो जाएगा, 40% माने 2/5, तो लंबाई 5 से क्या हो गया, 7 हो गया। चौड़ाई में 10% का कमी, इसका मतलब चौड़ाई अगर 10 था तब कितना हो गया, 9 हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तब पहले का लंबाई या पहले का चौड़ाई गुना कर दिए, क्या आ गया 50, यही निकल गया क्षेत्रफल। बाद का लंबाई बाद का चौड़ाई कितना हो गया, 63 हो गया, तो ये भी क्षेत्रफल हो गया। पहले वाला क्षेत्रफल से अभी वाला क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन है, बढ़ गया, कितना बढ़ा, 13 बढ़ा। 13 कितना पर, 50 पे, गुना में 100%, काट कुट करिए, कितना आ गया, 26% आ गया। इसका मतलब क्षेत्रफल में क्या होगा, 26% का वृद्धि होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक निश्चित धन 20 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज की समान दर पर यह कितने वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहले टाइम दिया हुआ है कि 20 वर्षों में कोई निश्चित धन है, मान लीजिए धन क्या है, P है, स्वयं का कितना हो जाता है, 6 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल जो है अमाउंट के रूप में कन्वर्ट होता है, तो 6P बन जाता है क्वेश्चन के हिसाब से। और अगर कैलकुलेशन आसान करना रहेगा तो हम कै रुपया मानेंगे, 1 रुपया मान लेंगे। हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना रुपया था, 1 रुपया था। 20 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाता है, इसका मतलब 20 साल बाद वो कै रुपया बन गया, 6 रुपया बन गया। अब 1 रुपया 6 रुपया बन गया, इसका मतलब जो आपको ब्याज मिला वो कितना रुपया मिला, 5 रुपया मिला होगा ब्याज। कई वर्षों में, 20 वर्षों में। तो टाइम कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। मतलब आप इस डाटा से रखिए, प्रिंसिपल को हम 1 रुपया मान लिए, प्रिंसिपल 6 गुना हो गया, अमाउंट बन गया कितना, 6P, या फिर कहिए 6 रुपया। तब ब्याज कितना मिला, 6 - 1 5 रुपया मिला, कितना साल में, 20 साल में मिला। फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर है मूलधन, तो मूलधन कितना, 1 गुना में समय, समय कितना 20 गुना में दर बटा 100, तो R बटा में 100। 20 से कटा 5 बार में, 5 गुने 5 कितना, 25, तो R का मान कितना आ गया, 25। मतलब जो रेट था वो कितना था, 25% का रेट था। रेट निकाल लिए। आगे देखिए, फिर पूछा है साधारण ब्याज की समान दर पर, रेट वही रखना है, रेट जो पहले था 25 वो भी रेट अभियो रखना है, पर यह कितने वर्षों में, मतलब टाइम पूछा है आपसे, स्वयं का 2 गुना हो जाता है। मतलब प्रिंसिपल था 1 रुपया, कह रहा है कि कितना हो जाना चाहिए, 2 रुपया, इसका मतलब अमाउंट कितना हो रहा है, 2। अच्छा, अगर 1 रुपया 2 रुपया हो रहा है, इसका मतलब फिर ब्याज क्या रुपया मिल रहा है, 2 - 1 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर है मूलधन कितना है, 1 गुना में समय कितना नहीं दिया हुआ है, दर कितना है 25 बटा में 100, 25 चौका 100, क्रॉस गुना करिएगा, टी का मान क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। इसका मतलब है कि 4 वर्षों में स्वयं का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो गया, ए आंसर है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ये। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बहुत आसान, अगर इसमें आपको सिर्फ याद रहेगा कि पूरक कोण में दोनों कोणों का योगफल 90 और समपूरक कोण में 180 होता है, वही कंसेप्ट यहाँ लगा है। पढ़िए, 2 कोण पूरक कोण है, इसका मतलब है एक कोण अगर x होगा तो दूसरा कोण अगर y मानते हैं तो दोनों का जो योगफल होगा किसके बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। कंसेप्ट हो गया। फिर लिखा हुआ है छोटा कोण बड़े कोण से 18 डिग्री कम है। मान लीजिए कि आप x क्या है, छोटा कोण है, तो x जो है बड़ा कोण से कम है, बड़ा कोण से कितना कम है, 18 कम है। तो y से बड़ा कोण y है, तो y से 18 कम है कौन, x, तो इसका मतलब x बराबर y - 18, ये भी दिया हुआ है।
एक इक्वेशन ये भी कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 90 दिया हुआ है। अब आप देखिए x के जगह इसका वैल्यू रख दीजिए, x बराबर क्या, y माइनस 18, तो x के जगह रखिए y माइनस 18 प्लस वाई बराबर क्या 90। 2y बराबर कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। कह रहा है कि बड़े कोण की माप बताइए, तो एक एंगल 54 हो गया, दूसरा क्या होगा 54 माइनस 18, तो बड़ा यही हो गया 54, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आंसर है। सिंपल सवाल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक जनरेटर का मूल्य 60,000 रुपए है, यदि इसका मूल्य 5% प्रति वर्ष की दर से घट जाता है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य होगा, मतलब क्या होगा। देखिए अभी जो जनरेटर का कीमत है कितना है 60,000 है, अगला साल 5% की कमी हुआ, तब 5% का कमी हुआ तो कह सकते हैं कि अपने आप का क्या परसेंट हो गया 95% हो गया, तो ये दाम जो है एक साल बाद अपने आप का 95% हो गया। अब कीमत इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वही हो गया, लेकिन 2 साल बाद पूछा है कि 2 वर्ष बाद, तो एक बार जो अब कीमत है उसका फिर कम जाएगा 5%, अब फिर इसका क्या परसेंट हो जाएगा 95% हो जाएगा, 95 बटा में 100। 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, बचा क्या 6 गुने 95 गुना में 95। अब यहाँ से कैलकुलेशन करिए, यूनिट डिजिट 50 25 छक 150, जीरो आना है। अब देखिए जीरो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैलकुलेशन आसान कैसे किया जा सकता है। एक तो 95 गुने 95 का आप स्क्वायर याद रखें तो ठीक है, दूसरा होता है कि 95 100 से कम है 5, तो 95 में और 5 कम करिए, वो भी हो गया। आप यहाँ से अब गुना करिएगा, कोई गुना मुश्किल नहीं, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी सवाल को हम यह भी कह सकते हैं कि अगर 60,000 कीमत हुआ, 95 बटा 100 को अगर हम यहीं पे लिख लेते 19 बटा में 20, वो भी बात होता। इस 95 बटा 20 के जगह भी लिखते हैं 19 बटा 20, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 दूना 4 से कट गया 15 बार में, और एक 150, 600 कट गया 150 बार में। अब क्या आएगा 150 गुना में 19 गुने 19 क्या होगा 361 होगा। इसका मतलब है यूनिट डिजिट में एगो जीरो तो होगा ही होगा, अब 5 में 1 से गुना होगा, 15 में 361 से गुना होगा, तो यूनिट डिजिट एगो जीरो, अब उसके बाद क्या आएगा 5। और अगर आप ऑप्शन पे देखिएगा तो एक के ऑप्शन है 54,150, तो आप सोच रहे हैं हो सकता है गुना करके 05 लिख के इधर बाकी का डिजिट गड़बड़ होगा, तो आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। आप बना के देखिए वही आना है, तो कुछ कैलकुलेशन आपको फास्ट रखना पड़ेगा। अब यहाँ 95 लिखने से मुश्किल हुआ कि 19 लिखने से मुश्किल हुआ, तो 95 से मुश्किल हुआ, तो आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर 5% कम रहा है तो 95% हो रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 5% का मतलब 1/20, तो माने समान 20 का तो कमी कितना 1 का, तो हुआ कितना 19 का, तो 19/20 हो गया, सीधा सीधा वही बात लिखे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु के क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। लाभ कैलकुलेट होता कहाँ से है, क्रय मूल्य से, कि कितना फायदा हुआ, लेकिन यहाँ फायदा विक्रय मूल्य से जोड़ा है, मैंने विक्रय मूल्य से तुलना कर दिया लाभ को, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं आप क्रय मूल्य से हमको तुलना करके बताइए। देखिए 20% का लाभ हुआ, 20% माने क्या 1/5, तो 1 का फायदा हुआ ना, तो प्रॉफिट क्या 1, 5 जो है 5 पर प्रॉफिट की 5 लेके प्रॉफिट, तो 5 लेके प्रॉफिट है, कहा है कि विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट हुआ है 20% का, इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य कितना 5, अब विक्रय मूल्य 5 है, अब प्रॉफिट 1 है, इसका मतलब क्रय मूल्य 4 ही ना रहा होगा। ये बात समझे कि नहीं समझे, विक्रय मूल्य पर अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, फिर देखिए विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ, 20% माने 1/5, तो 1 का लाभ हुआ किस पर 5 पर, तो 1 लाभ हुआ तो प्रॉफिट हुआ 5 पर, तो 5 है क्या एक्चुअल में, क्रय मूल्य नहीं है, विक्रय मूल्य है, कहा कि विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तो 5 क्या हो गया विक्रय मूल्य, तो अगर 5 रुपया में बेचने से 1 रुपया का फायदा हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य 4 रुपया रहा होगा। आगे आइए, पूछ रहा है वस्तु के क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ क्या हुआ, क्रय मूल्य पर अगर कैलकुलेट करे तब, विक्रय मूल्य कितना है 5 है, क्रय मूल्य कितना है 4 है,
कितना का फायदा हो रहा है? 1 का। क्रैमुल पर कैलकुलेट करना है तो 1 का फायदा किस पर? 4 पर, मल्टीप्लाई बाय 100%, काट कुट करिए कितना आ जाएगा? 25%। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 2 लड़कियों की आयु का अनुपात 7:9 है, एक दूसरी से 8 वर्ष बड़ी है। मतलब 2 लड़की में से एक लड़की दूसरा से कितना बड़ा है? 8 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष बाद बड़े और छोटे की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अभी जो एज का बात किया है 7 से 9 किया है, तो आप मान लीजिए एक का 7 है एक का 9 है, तो कितना ज्यादा है कोई दूसरा? 2 ज्यादा है आपके हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से 8 वर्ष है, तो एक का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब पूछा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 28 4 32, ये 4 वर्ष कितना हो जाएगा? 36 4 40। तक रेशियो पूछा है कितना हो जाएगा? 8 चक 32, 8 पछे 40। आप लगाइएगा आंसर क्या? 4:5 हो जाएगा गलत। अब क्वेश्चन पे आइए, पूछा क्या है? बड़े और छोटे का अनुपात, तब बड़ा तो इन है, तब 5:4 आंसर होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ये, जानबूझ के ऐसा सेट किया गया था कि पीवाईक्यू में था, ऐसा गलती हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, इसका विकर्ण का माप क्या होगा? मान लीजिए कि वर्ग का भुजा ए, अगर भुजा ए है तो क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का कितना दिया हुआ है? 0.5 दिया हुआ है। तो भुजा अगर निकालिएगा, स्क्वायर हटाइएगा क्या लगेगा? रूट लगेगा, रूट अंडर 0.5। पॉइंट हटाइएगा तो क्या आ जाएगा? नीचे 10 आ जाएगा। कै बार कटेगा? 2 बार कटेगा। तो ए बराबर क्या आ गया? 1/√2। पूछा क्या है? विकर्ण। अब वर्ग का जो विकर्ण होता है क्या होता है? √2 और गुना में एक भुजा की लंबाई, एक भुजा क्या निकल के आया? 1/√2 कट गया, क्या आया? 1 आया। 1 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन जब आप ऑप्शन में आइएगा, सब ऑप्शन मीटर में दिया, तो ये नहीं कि हम इनमें से कोई नहीं मार देंगे। देखिए ये हमको किस में निकल के आया? हेक्टेयर में निकल के आया। जब हेक्टेयर में निकल के आएगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर दे? मीटर में। तो आप 100 से गुना करते, 1 गुने 100 कितना हो जाएगा? 100। तो 100 मीटर हमारा आंसर होगा। आप देखिए कि 100 है, तो हाँ ऑप्शन नंबर बी में 100 दिया हुआ है। क्यों 100 से गुना करते हैं? कि रूल याद रखिए ना एरिया का, अगर 100 गुने 100 का है तो 1000 जो हुआ, 10,000 जो हुआ, उसके तुलना में हम डायरेक्ट यहाँ किससे गुना कर दी? 100। ये भी संभव है कि आप शुरू में आप हेक्टेयर में है, उसको शुरू में मीटर में बदल दीजिए। एरिया हेक्टेयर में दिया हुआ है तो उसको वहीं से मीटर में बदल देंगे, वर्ग मीटर में। तब चलना है चाहे डायरेक्ट चलना है, एक नहीं है, 100 से गुना कर दीजिए, मीटर में आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का संख्यात्मक मान बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, और परिधि कितना होता है? 2πr होता है। का है कि संख्यात्मक मान माने जो वैल्यू निकालने के बाद आता है वो दोनों क्या है? बराबर है। तो एक ही वृत्त का चर्चा है, तो दोनों जगह रेडियस को हम स्मॉल आर माने तो क्षेत्रफल में भी वही स्मॉल आर, परिमीटर में भी वही स्मॉल आर होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों क्या है? बराबर है। एक रेडियस से एक रेडियस, पाई से पाई कट गया, रेडियस क्या निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। पूछा इस वृत्त का व्यास क्या होगा? तो व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दोगुना होता है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए 4 इकाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इकाई क्यों है? अगर कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है तो उसके जगह इकाई लिखा जाता है। एक व्यक्ति को एक पेन 500 रुपए में बेचने पर उसके क्रयमूल्य का 1/4 लाभ होता है। समझिएगा, मान लीजिए कि क्रयमूल्य कितना है? 4। तब प्रॉफिट क्या है? क्रयमूल्य। तब प्रॉफिट जो हो रहा है क्रयमूल्य का 1/4, माने प्रॉफिट कितना का? 1 का। इसका मतलब है वो बेचा कितना में? 4 और 1 5 में। यही बात है। पूछा उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमारा 500 का यहाँ कोई यूज नहीं है, स्पष्ट हो गया। लाभ प्रतिशत निकालता है, लाभ वो कितना कर रहा है? 1 का। कितना पर? 4 पर। अब मल्टीप्लाई बाय 100%, कितना आ गया? 25%। ऑप्शन सी। अगर आप लोग सेट देख रहे होंगे तो सब कुछ लग ही नहीं रहा होगा, अब सवाल लग रहा होगा कि सब आसान होते जा रहा है। अब अनु, मनु और तनु की वर्तमान आयु दिया हुआ है।
अनु है, मनु है और तनु है। वर्तमान आयु 7, 2, 3 दिया हुआ है। मनु 24 वर्ष का है। मनु जो है कितना वर्ष का है? 24 वर्ष का, मतलब 2 का वैल्यू 24 है तो 1 का वैल्यू 12, तो 7 का वैल्यू कितना? 12 सत्ते 84, 3 का वैल्यू कितना? 12 तिया 36। पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद अनु और तनु की आयु, 2 वर्ष बाद अनु और तनु की आयु, देखिए 2 वर्ष बाद जाइएगा अनु और तनु की आयु, तो इसका कितना हो जाएगा? 86, इसका कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा आयु। और मनु की आयु का अनुपात क्या होगा? मतलब ये दोनों का अलग चर्चा किया, मनु का अलग चर्चा किया, 2 साल बाद इसका भी, तो इसका कितना हो जाएगा? 26। अनु और तनु मतलब ये दोनों साथ में, यह अकेला है, कितना हो जाएगा? 86 में आप 38 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 124 हो गया। अब देखिए अलग से क्या लिख दे? मनु का उम्र लिख दे, कितना है? 26 है। पूछा क्या है? दोनों का अनुपात काटिए, कितना बार में? 62 बार में। कितना बार में कटेगा? 13 बार में कटेगा। आंसर क्या होगा? 62:13। आंसर में देखिए नहीं है, हर बार में ही नहीं नजर आया कि 6:13 62:13 है। आप लगाइए ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 81 के पावर x भागा 27 के पावर 3 गुने 3 स्क्वायर बराबर 3 तो x बराबर क्या होगा? देखिए 81 है, यहाँ 27 है, यहाँ 3 है, इतना देख के दिमाग में कुछ आया कि नहीं लग रहा है सब 3 के पावर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है? इसका मतलब हम डायरेक्ट कह दे 81 3 के पावर 4 है, मतलब 4x हो जाएगा। भागा, तो भागा है तो हम डायरेक्ट बटा में लिख दे तो कोई दिक्कत? 3 के पावर 3 है 27, अब पावर में पहले से 3 है तो इसका मतलब 3 के पावर क्या हो गया? 9। गुना में 3 के स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर लगा दीजिए। अब बराबर में क्या है? 3 है, छूट गया था इधर, इसके बराबर में 3 दिया हुआ है। आगे देखिए, एक तो आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 9 है, तो ये पूरा से इसको काटिएगा तो ये पावर 7 में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? ऊपर 2 गो 9 है, नीचे 9 गो 9, सॉरी ऊपर 2 गो 3 है और नीचे 9 बार 3 है, तो 2 बार से 2 बार खत्म, तो नीचे 3 जो है कै बार बचेगा? 7 बार बचेगा। आगे देखिए, तो लिख सकते हैं कि 3 के पावर 4x अब बटा में 3 के पावर 7 अब बराबर है 3। ये भी लिख सकते हैं हम कि 3 के पावर 4x अब बराबर, सॉरी 4x बराबर क्रॉस गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 के पावर 8 बन जाएगा। जब बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा। कितना बार पढ़ चुके हैं हम लोग सेट प्रैक्टिस में? तो 4x 8 के बराबर, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 2 निकल के आ गया। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 डायमीटर है और 10 डायमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? देखिए डीएम में ही आंसर दिया हुआ है तो उसको तो छेड़छाड़ करना कोई जरूरी नहीं है। देखिए समचतुर्भुज जो होता है, समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरा को कै डिग्री पे काटता है? 90 डिग्री पे काटता है। मान लीजिए एक विकर्ण कितना डिग्री पे काटा? 90 डिग्री पे काटा। ये पूरा विकर्ण कितना है? 24, तो समद्विभाजित भी करता है तो ये कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा? 12। इधर वाला विकर्ण को 10 मानिएगा तो इधर 5, तो इधर भी कितना? 5 हो गया। अब देखिए ये 12 है, ये 5 है, ट्रिपलेट से ही 13 हो जाएगा। कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो कितना निकल के आया? 13 निकल के आया। तो समचतुर्भुज का परिमाप अगर ये 13 है, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, 13 चौका कितना हो जाएगा? 52। ऑप्शन नंबर सी 52 डायमीटर आंसर हो गया। अब डेसीमीटर है चाहे डायमीटर हो, कोई मतलब नहीं है, जब आंसर वही दिया हुआ है उतना सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। पहले समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लीजिए। हम बना लिए एक समांतर चतुर्भुज, नाम क्या दे दिए? ए बी सी डी। अब समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए सी बी 40 है, ए सी और बी मतलब मिलाना पड़ेगा। ये वाला जो एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है। बी ए सी 80 है, बी
ए और सी 80 है, मतलब ई वाला एंगल क्या डिग्री है, 80 डिग्री है। 80 और 40 कितना हो गया, 120। तो त्रिभुज ए बी सी की अगर बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। 120 बन गया, मतलब यहाँ बचा कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब क्या पूछा है, ए डी सी, ए डी और सी ये वाला एंगल पूछा है। सम चतुर्भुज में, सॉरी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का जो कोण होता है, मतलब कोना कोनी में आड़ी तिरछी में वो बराबर होता है। तो अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 60 डिग्री। क्वेश्चन थोड़ा भी टफ नहीं रहता है समांतर चतुर्भुज, अगर ज्योमेट्री का, और ज्योमेट्री पीआरटी में बेसिक सा क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन पढ़िए, पहले फिगर ड्रॉ करिए, फिगर ड्रॉ करने के बाद 1 से 2 रूल याद रहेगा, सवाल बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में, किसका चिन्ह है ये, सिमिलर का चिन्ह है। तो इसका भी एक रूल होता है, 10th में और भरा हुआ है, थेल्सपर में से लेके त्रिभुज प्रूफ करने के लिए, समांतर चतुर्भुज का कंसेप्ट प्रूफ करने के लिए बहुत यूज होता है वहां। देखिए त्रिभुज है दो, एक एबीसी है और एक का नाम डीएफ है। दोनों का परिमाप जो है 30 है और एक का 18 है। अब बीसी 9 दिया हुआ है, ईएफ बताता है। देखिए अगर यहाँ ए बी का चर्चा किए तो इधर से डी ई का ही चर्चा होना चाहिए, मतलब शुरू का दोनों तो इधर भी शुरू का दोनों, यही ना होता है सिमिलरिटी का रूल। अगर आप बीसी का चर्चा करें तो इधर ईएफ का चर्चा करिए, अगर आप यहाँ से ए सी का चर्चा करें तो यहाँ से भी डी और एफ का चर्चा करिए। ये किसका नियम है, सिमिलरिटी का नियम है। क्वेश्चन में क्या दिया है, बीसी दिया हो, मतलब लास्ट वाला दोनों का चर्चा किया है, तो निकल के क्या आएगा, ईएफ निकल के आएगा, और ईएफ ही पूछा है। सीधा समझिए, त्रिभुज के भुजा का जो अनुपात होगा वही अनुपात उसके परिमिति का अनुपात होगा, इतना ही इसमें याद रखना है। तो दो त्रिभुज का परिमिति का अनुपात दिया हुआ है, एक का 30 एक का 18, तो यही अनुपात होगा किसका, उसके भुजा का। तो एबीसी का परिमिति 30 है, तो एबीसी में बीसी का लंबाई कितना है, तो 9 लिख दीजिए। डीएफ का परिमिति 18 है, तो डीएफ में ईएफ निकालना है, तो ईएफ लिख दीजिए। यहाँ से काट दीजिए, 3 बार 10 बार, 2 से 5 बार, 2 से 9 बार, 9 तिया 27/5। ईएफ का लंबाई क्या निकल के आ गया, 27/5 निकल के आ गया, मतलब 5.4 हो जाएगा आंसर। रूल इतना ही है कि अगर त्रिभुज एक दूसरा के समरूप है तो आप अगर परिमिति समरूप तो भुजा समरूप, चाहे तीनों में से कोई भुजा का इस्तेमाल करेगा, सब एक ही रेशियो पे काम करेगा। 17 नंबर, एक वृत्त की त्रिज्या में इतनी वृद्धि की जाती है कि इसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। अगर परिधि 5% बढ़ रहा है तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि रेडियस भी 5% बढ़ रहा होगा। काहे बढ़ रहा होगा से देखिए, एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कोई वृत्त का त्रिज्या है, उसमें 5% बढ़ा रहे हैं, कोई वृत्त की त्रिज्या में कितना बढ़ा रहे हैं, 5%, मतलब त्रिज्या को हम 20 से कितना कर रहे हैं, 21 कर रहे हैं। तो पहले का जो परिमिति होगा 2πr होगा, बाद का जो परिमिति होगा 2πr होगा। अब देखिए पहले का परिधि अब बाद वाला का परिधि, दोनों में कितना का वृद्धि हुआ, तो कहिएगा रेशियो निकाल देते हैं। 2π से 2π गया, तब 20 से 21 कितना बढ़ा, एक बढ़ा, कितना पर, 20 पर, और गुना में 100% जैसे करिएगा निकल के क्या आएगा, 5%। इसका मतलब जितना हम त्रिज्या में बढ़ा रहे हैं उतना ही किस में बढ़ रहा है, परिमाप में बढ़ रहा है, कोई अंतर नहीं हो। अगर हम त्रिज्या को 10% बढ़ाएंगे तब परिमिति भी 2% ही बढ़ेगा। तो पहले तो ये बात समझ जाइए कि त्रिज्या में कितना वृद्धि हुआ होगा। अगर परिधि में 5% वृद्धि हुआ है तो हम समझ गए कि रेडियस में भी क्या परसेंट का वृद्धि हुआ है, 5% का वृद्धि हुआ है। मतलब रेडियस जो है 20 से कितना बना है, 21 बना है। अब पूछा है कि इसके जो है क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो ये नहीं कि परिमिति या त्रिज्या का रिलेशन सेम है तो क्षेत्रफल का सेम होगा, क्षेत्रफल का सेम नहीं होता है। काहे नहीं होता है, देखिए मान लीजिए पहले वाला वृत्त का अगर त्रिज्या 20 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। तो रेडियस अगर 20 है तो 20 गुने 20 होगा, 2 बार 20 लिखना पड़ेगा। यहाँ रेशियो लगाइए। बाद का त्रिज्या क्या है, 21 है। जब बाद का त्रिज्या 21 है तो उसका अगर क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो क्या कहिएगा फिर, πr²। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 21 गुने 21। अगर पहले 20 था तो क्षेत्रफल पाई 20 गुने 20, बाद में त्रिज्या 21 हो गया, तब पाई 21 गुने 21, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इधर हो गया 400, इधर हो गया 441। कितना बढ़ा, 41 बढ़ा।
41 किस पर बढ़ा, 400 पे बढ़ा। अब मल्टीप्लाई बाई में 100% कट गया, कितना आ गया 10.25%। 41/4 का मतलब कितना हुआ 10.25%। आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, अब इतना करना कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में, इतना आप समझ गए कि अगर क्वेश्चन आएगा कि किसी वृत्त के त्रिज्या में 5% का वृद्धि किया गया तो परिधि में क्या परसेंट वृद्धि होगा 5%। अगर कोई वृत्त के त्रिज्या में 25% का वृद्धि हुआ तो उसके परिधि में कितना वृद्धि होगा 25% ही होगा। बदल क्या जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल बदल जाता है। क्षेत्रफल क्यों बदलता है, क्या कि उसका 2 बार इस्तेमाल करना पड़ता है, आर स्क्वायर होता है इसीलिए। तो इतना तो ऐसे ही नहीं करना है, रह गया बात उधर का तो वो भी नहीं करना है। जब आप जान रहे हैं कि रेडियस 5% बढ़ रहा है और 2 बार बढ़ेगा, क्या कि आर स्क्वायर होता है तो 2 बार बढ़ेगा, तो लिखिए 5 + 5 + 5 × 5 अब बटा में यहाँ पे क्या 100, यहाँ से क्या आ जाएगा 10, यहाँ से क्या आ जाएगा 25/100, इसका मतलब 0.25। आप इसको डायरेक्ट क्या लिखिएगा 10.25%। यही हो गया आंसर। बाकी और सेट में सब प्रैक्टिस किया जा चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को कै दिन में कर रहे हैं 8 दिन में। ए अकेले इस कार्य को 12 दिन में करता है, तो ए अकेले कितना दिन में करता है 12 दिन में करता है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। टोटल काम क्या हो गया 24 हो गया। ए + बी का एफिशिएंसी कितना 3 और सिर्फ अकेला ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 2। ए + बी का एफिशिएंसी 3 है, ए का एफिशिएंसी 2 है, इसका मतलब बी का एफिशिएंसी 3 - 2 1 रहा होगा। तो काम कितना है 24, करवाना किससे है बी से। तब बी का एफिशिएंसी कितना 1, तो 24/1 बराबर क्या 24। तो कै दिन लग जाएगा 24 दिन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर। एक घनाभ के विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल कितना होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। घनाभ का विकर्ण का लंबाई कैसे निकलता है L² + B² + H²। इस पे क्या लगेगा √अंडर। ये किसके बराबर दिया हुआ है 11 के बराबर दिया हुआ है। L² + B² + H² क्या हो जाएगा, रूट हटेगा स्क्वायर लगेगा, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। का इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 × LB + BH प्लस में HL का कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है। पूछा है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल कितना होगा, मतलब पूछा है L + B + H बराबर व्हाट। देखिए जब आप इतना बात लिखिएगा तो दिमाग में आ रहा है कहीं ना कहीं A + B + C नजर आ रहा है, A² + B² + C² नजर आ रहा है, यहाँ 2 × AB + BC + AC नजर आ रहा है। लग रहा है कि हो सकता है A + B + C के होल स्क्वायर पे बैठे। फॉर्मूला क्या होता है हम लिख लेते हैं L + B + H के फॉर्म में। क्या होता है फॉर्मूला L² प्लस में B² प्लस में H² प्लस में 2 × LB + BH प्लस में HL। आप देखिए L + B + H के जगह तक कुछ नहीं है तो इसके जगह जो है जैसे कि तैसे लिख दीजिए। अब उतना बड़ा लिखना कोई जरूरी, सबको x मान लिए ताकि आसान पड़े लिखने में, तो x² हो गया। L² + B² + H² की जगह क्या है 121 है, तो 121 ही लिख दिए। प्लस 2 × LB + BH + HL के जगह क्या दिया हुआ है 240 दिया हुआ है, इसके जगह क्या लिख दिए 240 लिख दिए। कितना आ गया जोड़ने से 200 361 आ गया। 240 + 121 कितना आ गया 361 x² बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा √अंडर 361। और √अंडर 361 का मतलब क्या होता है, अगर रूट के अंदर 361 है तो इसका मतलब हो जाएगा 19। आगे देखिए x जो हम माने हैं L + B + H को माने हैं 19,
इसका मतलब डायरेक्ट कह दे कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर क्या आ गया 19। हमसे पूछा भी यही था, सबका योगफल। ऑप्शन में 19 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर समझिए, विकर्ण दिया हुआ है, इसका मतलब रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दिया हुआ है, कितना है 11। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल दिया हुआ है 240। ये तीनों जब देखें हम, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एल प्लस बी प्लस एच, ये तीनों को दो देख के हमको ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला याद है, उसका स्क्वायर का। लगा कहीं ना कहीं वो पैटर्न पे ही बैठ रहा है, हम फॉर्मूला लगा दिए। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब उस पैटर्न पे इसको बैठा दिए, बैठाए तो किसका मान निकल गया, एल प्लस बी प्लस एच का। वही पूछा था, आंसर क्या हो गया 19। ये क्वेश्चन नंबर 20। दीपक का वेतन राजू के वेतन से 20% अधिक है। ये जो दीपक है उसका वेतन जो है राजू के वेतन से 20% अधिक है। मतलब अगर इसका वेतन 5x है तो इसका वेतन कितना होगा, 6x होगा। यदि दीपक 18,000 बचाता है जो उसके वेतन का 48% है। देखिए दीपक कमा कितना रहा है, 6x। अब 6x में बचा कितना रहा है, वेतन का 48%। मतलब 6x गुना में 48% का मतलब 48/100। ये किसके बराबर है, वेतन का 48% बचा रहा है, बचत है कितना 18,000, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 18,000 के। अब देखिए पूछा क्या है, राजू का वेतन क्या है। राजू का वेतन आप क्या माने, 5x। मतलब हमको निकालना क्या है, 5x का मान निकालना है। देखिए आप 6 से काटिए, 3,000 बार में कट जाएगा ये। अब x का मान अगर हम डायरेक्ट कह दें तो लिख सकते हैं 3,000 गुना में 100 अब बटा में 48। किसका मान निकला, x का मान निकला। 100 को उधर भेज दिया, 48 को नीचे ले आए। निकालना किसका है, 5x का। तो एक स्टेप और बढ़ा है कि यहीं पे हम 5 से इसमें गुना कर दें, तो इधर गुना करेंगे तो इधर भी गुना करना पड़ेगा। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, जो निकल के आएगा वो हमारा आंसर होगा। देखिए काटते हैं इसको, 12 से 4 बार जाएगा, 12 दूना 24, 6 12 पछे 60, 0। 4 से फिर काटिए, 25 बार में कटेगा। 25 गुने 25 कितना, 625, 625 गुने 5 कितना, 3125। एक जीरो है, एक जीरो बैठा दीजिए। 31,225 आ गया किसका मान, 5x का मान, वही राजू का वेतन है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 31,250। आज का सेट यही समाप्त हुआ। 20 क्वेश्चन के सीरीज में सेट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। मतलब टोटल 160 क्वेश्चन हो गया, 150 प्लस हो चुका है। हम लोग और इस पे भी काम कर रहे हैं। बाकी आप लोग जीके का क्लास देख ही रहे होंगे सेट बाय सेट, उसका थ्योरी का भी क्लास आना शुरू होगा और जल्द ही थियरी का भी थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। थैंक यू।